हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज प्रकरण 8वां है, भारत के महान वैज्ञानिक सर जग जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति अभिमान अभिमान की थी तो मुझे इसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं सर? प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। वायरलेस कोहीरर और विपुल तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था, परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की थी। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सहाध्यापक थे। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेत्ता से मिलने उनके घर गया, जो मेरे घर के पास ही था। लंबे समय से मैं दूर ही उनके प्रति श्रद्धावान रखता आ रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टता पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच में थे। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। उनका शरीर सुगठित था। बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल में ही वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता एकता दर्शाने वाले उपकरणों में मैं उनके सदस्यों में गहरी रुचि दिखाई। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से अपूर्ण और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी सिद्धांत का सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से अबोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। सारे खेत खोल देने वाले मेरे कैंक्रोग्राम के रेखा चित्र प्रमाण है। सदैव करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी पेड़ पौधे में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों में भी होती है। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़पड़ एक कवि की कल्पना मात्र लगती है। एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे कहते थे, गुलाब के पौधे से मैं उनका सौंदर्य विभान कैसे छीन लूं, अपनी उदंडता से उसे विवस्त्र करने और उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं। उनके उन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। कवि सत्य के अंतर्गत अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचाने का प्रयास करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर केक्रोग्राम के अधिक प्रमाणों को देख लें। कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। वैज्ञानिकों के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिकता प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ।
उनका प्रवेश द्वार सुदूर स्थिर किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी श्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाशदात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्मों को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे ही किसी अंत प्रेरिता प्राचीन ऋषि के मुख से निःसृत हो रहा हो। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में ही नहीं वरन एक मंदिर के रूप में भी समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर समान छा गई। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच एक सीमा रेखाएं मिटती जा रही है और स्पर्श बिंदु उभारते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रमाण में पुलकित हो रहा था। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई। वे सब थकान और खिन्नता के तत्परता एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे, जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोल्लास होने की संभावनाएं बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी एक समान थे। वे विराट सामान्यता से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों में रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, परंतु वहां उपस्थित प्रकृति वैज्ञानिकों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपनी अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। मैंने अनजाने में एक परिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उनके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया। वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था, जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है। यथा प्राय भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है, उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हम में प्रतिष्ठापित कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरे समझ में आ गई। विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है। लाभ और हानि, सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रद्धा युक्त अर्ध के रूप में अर्पण करना पड़ता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसाइटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करने का विज्ञान भारत के योगदान को मान्य किया। जो कुछ भी छोटा सा सीमित हो, वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है? एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्यौवन की प्राप्त करने की एक जीवंत शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कार्यकल्प किया है। भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के साथ तात्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकरा कर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है। अकर्मण्य परित्याग द्वारा नहीं वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा। संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न करने पाने के कारण त्यागने के लिए कुछ भी नहीं होता। जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त कर ली हो, वह केवल संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है। इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर जब किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के प्रत्यक्षातीत तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खुल गए थे। जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता, वे भी अब प्रयोगशाला अन्वेषण के कार्यक्षेत्र में आ गई थी। परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए प्रवेश में कक्ष अपने अपने केस में रखे गए द्वारा अविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों को वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी है। वह दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालीन
अनवरत प्रयत्न की व मानव से सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांघने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम, लगन और उद्योगशीलता का गाथा सुनाते हैं। सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविकता प्रयोगशाला तो मन है, जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं। यहाँ यहाँ जो लेक्चर दिए जाएंगे वे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे। इनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा। इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे। वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे। कभी भी किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृतहीनता से सदैव दूर रहना चाहिए। मेरी यह भी इच्छा है कि इस संसार की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो। इनमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। 25 शताब्दियों के पूर्व ही भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सारे हिस्सों में आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था। विज्ञान विज्ञान न तो पूर्व का है ना पश्चिम का, बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है। परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है। भारतीयों की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की बुद्धि से भी एक नया सूत्र निकाल सकती है, परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है। यह संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाने रखने की शक्ति प्रदान करता है। उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें ललचा उठी। यह धीरज ही क्या क्या सचमुच भारत का पर्यायवादी शब्द नहीं बन गया है, जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अवांछित कर रखा है। उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं अनुसंधान केंद्र में फिर से गया। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का स्मरण था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस हर नग के पौधे का क्रेस्कोग्राम लगाता हूँ। इसकी गतिविधियों को अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभारेगा। इसी मात्रा में यदि घोंगे की रेंगने की क्रिया को परिवर्तन किया जाए तो घोंगा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकता वश पर्दे पर लगी हुई थी, जहाँ फन की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्म तीक्ष्ण मुख जैव क्रियाएं भी अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वो फन पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक की धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मुख नृत्य हाट रुक गया। जैसे ही छड़ हटाई वैसे ही उसकी लयबद्ध ठिकन पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे? तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है। बोस महाशय ने कहा, अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि दी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय यहाँ खलनायक की भूमिका में ने उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मातिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षण युक्ति कौशल्य का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखाचित्रों ने सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ों पौधे में संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल
केशिका आकर्षण यानी सदृश्य किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि सामान्यतया प्रयास किया जाता है। क्रेस्कोग्राम ने पहले इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है, जिसमें क्रमिक रूप से सिकुड़ने वाले ठहरे उठती रहती है, जो हृदय का काम करती है। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि इस बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप में एक ही सूत्र में बंधा है। बोश महाशय ने एक अन्य बोश यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टीन के एक टुकड़े के कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेगा। मैं तत्कालिक होकर आणविक संरचना का लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखाचित्र को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टीन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टीन की सामान्य अवस्था लौट गई, तब वो पुनः शुरू हो गया। अब बोश महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टीन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखाचित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोश यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी के उपयुक्त इस्पात सदृश्य धातु भी थकते हैं। वे बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता आ जाती है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है। यहाँ वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुकर प्रतीत असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति दी जा सकती है। इनमें से कुछ यंत्रों को प्रयोगों में उपयुक्त कर खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना क्या सहज असंभव नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो। भावी पीढ़ियां बोश यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएगी। वैज्ञानिकों को इसमें परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के रूप अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिमा की अविस्मरणीय उर्वरता का क्या कभी निषेध हो सकता है?